दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से आखेट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आखेट आखेट का अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो प्राचीन काल में लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक पहाड़ी से हुआ। अमरकंटक पहाड़ी से हुआ। नर्मदा एक ऐसी नदी है नर्मदा ऐसी नदी है जो अपने पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का प्रमाण मानव मस्तिष्क का प्रमाण नर्मदा घाटी से ही मिला है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन। प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। नहीं, ये गलत है। प्राचीन काल में लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है। दूसरा है वे लोग अपने भोजन के लिए जड़ें, फलों और जंगलों का उत्पादक का संग्रह करते थे। दूसरा ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर केवल 2 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कहां सुलेमान और किरथर पहाड़ियां स्थित है? देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियां अभी वर्तमान में कहां है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से ही कृषि का प्रमाण मिलता है। कृषि का प्रमाण मिलता है और सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने यही पुरुष ने गेहूं और जौ उपजाया था। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। तो सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियां थी कहां स्थित थी? तो वो स्थित था उत्तर और पश्चिम दिशा में। उत्तर और पूर्व दिशा में कौन था? तो उत्तर और पूर्व में गारो था। गारो। ठीक है, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? आइए जानते हैं। स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल नहीं, क्या? गेहूं गेहूं और जौ गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया। बी कहता है उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पशु को पालतू बनाया था। ठीक है। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया था। ये भी ठीक है। चावल के दाने गारो पहाड़ियां से मिली है। ये भी ठीक है। यानी गलत कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को लिए मिलता है? तो देखिए कृषि का जो विकास हुआ है वो सबसे पहले तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है। लेकिन इधर बिंद से मिलता है कृषि का प्रमाण और गारो से। बिंद मध्य भारत में पड़ता है। मध्य भारत में पड़ता है और जो गारो है वो उत्तर पूर्व भारत में पड़ता है। उत्तर पूर्व भारत में पड़ता है। गारो एक जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। कहाँ का? तो वो है मेघालय का। ठीक है। गारो और बिंद से ही चावल का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? चावल होने का प्रमाण मिला है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नदी का मिलान कीजिए।
गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी कौन है? तो वो सोन है। ठीक है, सोन अपना बिहार में बहता है। कहां बहता है? सोन बिहार में बहता है। सिंधु का जो सिंधु का सहायक नदी है वो है चिनाब। देखिए दोस्तों, सिंधु का 5 सहायक नदी है। सिंधु का 5 सहायक नदी है। पहला चिनाब, दूसरा राबी, तीसरा सतलज, चौथा ब्यास और 5वां झेलम। ये भारत की 5 है। और एक छठा है काबुल नदी जो पाकिस्तान में बहती। ठीक है, कृष्णा का सहायक नदी मूसी है और यमुना का सहायक नदी चंबल है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है? अभी बताए दोस्तों कि उत्तर पूर्व में जो है वो गारो पहाड़ी, गारो है। बिंद कहां है? मध्य में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गंगा के दक्षिण नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में कहा जाता था। जो गंगा नदी था और इधर से सोन आता था, इसी के तट पे कौन बसा था? तो अपना मगध बसा था। मगध, मगध 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि मगध तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और इधर जो था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ के शासक भी बहुत अच्छे थे, जैसे अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सब थे, अजात शत्रु थे, बिंबिसार थे, अच्छे अच्छे शासक हुए थे। तो कौन था? अपना मगध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती? तो नहीं बनाती है, एनसीईआरटी कहता है कि प्राकृतिक सीमा पहाड़ बनाता था, पर्वत बनाता था, समुद्र बनाता था, लेकिन बांध का प्रमाण नहीं मिलता है, बांध नहीं बनाता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में नहीं था? तो देखिए, दक्षिण एशिया में जो देश आते थे वो कौन कौन आते थे? तो पाकिस्तान आता था, भारत आता था, चीन आता था, म्यांमार आता था, नेपाल आता था, श्रीलंका आता था, अफगानिस्तान आता था। ये सब देश आते थे, लेकिन बांग्लादेश नहीं आता था। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि निम्न में से सही कथन कौन है? सही कथन को पहचानना है। तो देखिए सही कथन क्या है? पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इन महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती थी। सही है, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता था। ठीक है, समुद्र, पहाड़ियां और पर्वत से बातें होने के कारण इसे महाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, ये भी ठीक है। आइए, प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके में के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। ये भी सही है कि जो लोग रहते थे पत्थर को तराशना, संगीत करना, एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे आपस में। आगे है, देखिए आगे क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर ऑप्शन, गंगा के दक्षिण नदियों के आसपास क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा जाता था। नहीं, ये गलत है। उज्जैनी नहीं, क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था, मगध। ठीक है, आइए, यानी चौथा गलत है, 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, निम्न में से इंडिया किस शब्द से बना है? तो इंडिया इंडोस शब्द से बना है, क्योंकि यूरोपवासी उधर से आता था और ईरानी लोग इधर से आए थे। सिंधु नदी को संस्कृत में इंडोस कहते थे। इंडस क्या कहते थे? इंडस कहते थे। ठीक है, तो भारत का नाम इंडिया शब्द किससे बना है? तो इंडस से बना है। ठीक है, आगे आइए, निम्न में से असत्य कथन को पहचानना। असत्य मतलब गलत कथन को
पहचानना है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सही है। भारत भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, इसीलिए किया जाता था, ये भी सही है। गलत कथन को पहचानना है। पांडुलिपियां प्रायः तदपर्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से भोजपत्र पर लिखा जाता था, ये भी सही है। पांडुलिपि किसका बना होता था? ताड़ के पत्ते का और भुर्ज का, भुर्ज के छाल का, जिसे कहते हैं भोजपत्र। आगे देखते हैं। ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा था। नहीं, गलत है, भारत नहीं कहा था, क्या कहा था? इंडिया कहा था, इंडिया। ठीक है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से पांडुलिपि प्राप्त हुए हैं। पांडुलिपि कहां से प्राप्त होते हैं? देखिए, पांडुलिपि जो था वो ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज के छाल पर, भुर्ज वृक्ष के छाल पर, जिसे आज भोजपत्र कहते हैं, उसी के छाल पर लिखा जाता था। राजाओं का इतिहास पता चलता था, संस्कृति के बारे में पता चलता था। वो सुरक्षित मंदिर और विहारों में रखा जाता था, मंदिर और विहारों में रखा जाता था। ठीक है, मंदिर और विहारों में रखा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए। कहता है पांडुलिपि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, सभी प्रकार के विषय की जानकारी मिलती है, सही है। ऑप्शन ये जो कहता है सही कहता है, 1 नंबर। दूसरा कहता है पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है प्राकृत भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लिए होता था। नहीं, प्राकृत भाषा का प्रयोग जन साधारण लोगों के लिए होता था, साधारण लोगों के लिए होता था। यानी तीसरा जो है वो गलत है, तो असत्य केवल 3 हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए। अतीत की बनी वस्तु को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? इतिहासकार नहीं, पुरातत्वविद कहते थे। क्या कहते थे? पुरातत्वविद कहा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यह शिलालेख लगभग 2250 ईस्वी पहले और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया। निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो देखिए किस शासक था, वो था अपना अशोक, बिहार का अशोक, जिसे मगध अशोक कहा जाता था, मगध सम्राट कहा जाता था। वो बिहार से लेकर अफगानिस्तान तक कब्जा किया था, अफगानिस्तान तक कब्जा करने वाले सम्राट थे। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए। सही कथन को पहचानना है, सही कथन को चुनना है। प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न हुआ करता था, ये सही है। अंडमान निकोबार द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करता था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन कहता है ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। नहीं, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पहले, बाद नहीं, पहले जो था वो ईसा पूर्व था, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी जिसे 1 ईस्वी कहते हैं, तो 1 ईस्वी से पहले ईसा पूर्व था और ईस्वी प्रथम शताब्दी से के बाद जो हुआ वो ईस्वी हुआ। ठीक है, आगे कहता है शहरों में रहने वाला लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते थे, ये सत्य है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ईसाई धर्म का संस्थापक जो था वो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह था। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ईसा मसीह
बैथलहेम में जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म का बाद ईसवी कहलाया और जन्म से पहले पहले ईसा पूर्व कहलाता था, ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म का संस्थापक था। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अभी बताए कि ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में बैथलहेम में हुआ था। कहां हुआ था? बैथलहेम में हुआ था, बैथलहेम में हुआ। ठीक है, इसी तरह से आज एनसीईआरटी अध्याय नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।